सो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कोशिश करेंगे कि होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे, सेम कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, और साथ साथ में किडनी के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट ना किया जाए इवन इफ देयर आर एनी फ्लक्चुएशंस। तो ऐसे तीन मैकेनिज्म्स है जिसमें से मैकेनिज्म नंबर 1 जो है दैट इज रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म इज असाइनमेंट, इसका वीडियो लिंक भेज दूंगा, उससे आप लोग कंप्लीट कर लेना। बट रास मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट बात अभी डिस्कस कर लूंगा। तो एक रास मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म जो है दैट इज थ्रू एडीएच। एडीएच का मैकेनिज्म भी आपको आता है, वो डिस्कस किया गया है बट वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा मैकेनिज्म है एएनएफ। सो देयर आर 3 मेथड्स टू मेंटेन किडनी फंक्शंस। एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें से ये असाइनमेंट है, बट एक एक करके डिस्कस करते हैं कि तीनों का इंपैक्ट किडनी फंक्शन पे क्या है। सो पहला जो रास मैकेनिज्म है उसको समझने से पहले हम लोग को एक स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं JGA। JGA का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 3 चीजों से बना है। उसमें एक जो है वो है JG सेल्स, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। दूसरा जो है वो है सेल्स ऑफ DCT। DCT का एपिथेलियम है। और तीसरा जो सेल है इस apparatus में वो JG सेल्स और DCT के बीच में है, जिसको बोलते हैं लासीस सेल। लासीस सेल्स या इसको बोलते हैं पॉल्किसन सेल, या इनको मेसेंजियल सेल्स भी बोला गया। हालांकि लासिस सेल्स, पॉल्किसन सेल्स या मेसेंजियल सेल्स का इतना कोई फिलहाल हमारे कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये भी सपोर्टिव सेल्स हेल्प करते हैं टू फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अभी apparatus में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आर एक्चुअली द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट, जो हम लोग बनाते हैं एफरंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस एंड इफरंट आर्टीरियोल। में से हमारा मेजर फोकस है एफरंट आर्टीरियोल। नाउ इस आर्टीरियोल के जो स्मूथ मसल्स हैं, द स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, दे आर कॉल्ड एज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्योंकि ग्लोमेरुलस के जस्ट बाजू में है। जक्स्टा मतलब इट इज नियर बाय, इट इज जस्ट एडजेसेंट टू इट। सो स्मूथ मसल्स ऑफ एफरंट आर्टीरियोल आर कॉल्ड एज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। साथ में अभी आपको पता है कि ये पूरा ग्लोमेरुलस का पार्ट वो कप शेप स्ट्रक्चर में होता है, दैट इज अ बॉमन्स कैप्सूल। फिर PCT आएगा, फिर डिसेंडिंग लिम्ब आएगा, असेंडिंग लिम्ब आएगा, और फिर जो DCT आता है वो DCT इज वेरी मच इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दिस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो वो DCT का जो एपिथेलियम है विच इज जस्ट नियर बाय टू द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड एज द मैक्यूला डेंसा सेल्स। तो मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या है? DCT का एपिथेलियम। अभी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का एपिथेलियम आपको ऑलरेडी पता है, इट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर। तो वही क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच आर फेसिंग दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मतलब ये वाले सेल्स जो नियर बाय होंगे, इस साइड वाले नहीं, उस साइड वाले विच आर नियर बाय टू द एफरेंट आर्टीरियोल, वो मैक्यूला डेंसा सेल्स कहलाते हैं। डेंसा क्योंकि वो थोड़े डेंसली अपीयर करते हैं। तो वो सेल्स and JG cells with the Lassit cells together they function as juxtaglomerular apparatus। अभी मेन रोल क्या है इसका, इस पूरे apparatus का, इनको साथ में क्यों ऐसा ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा बोला है, ये मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, दे मेंटेन GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है 125 ml पर मिनट होता है। तो उसको मेंटेन करने का ये हमेशा कोशिश करेंगे। इसका नीचे इसका फॉल नहीं होना चाहिए, इस GFR को मेंटेन करेंगे। तो काफी बार ये जब GFR अगर फॉल होता है, तो फॉल होने का रीजन क्या हो सकता है? जो ब्लड इस एफरेंट आर्टेरियल में आ रहा है उसका प्रेशर ही लो है। सो व्हेन द ब्लड प्रेशर व्हिच इज एंटरिंग इनटू द एफरेंट आर्टेरियल इट इज लो, तो वो एफरेंट आर्टेरियल के स्मूथ मसल्स इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर वही मेन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, सॉरी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे मेन होता है। तो अगर वो प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे डीसीटी में फिल्ट्रेट भी कम कलेक्ट होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट कम बनेगा तो वो सिग्नल देगा अगेन टू द जेजी सेल्स ऑल्सो। तो जेजी सेल्स को ब्लड के फ्लो से भी पता चल रहा है और फिल्ट्रेट जो कलेक्ट हो रहा है उससे भी पता चल रहा है कि यार फिल्ट्रेट इतना कलेक्ट नहीं हो रहा है, किडनीज इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रहे द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तब जाके स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल सिक्रीट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है रेनिन। इसका नाम है रेनिन। और रेनिन जो है इनिशियली इस एफरेंट आर्टेरियल में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इट इज प्रेजेंट एज इनएक्टिव ग्रैन्यूल्स इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, बट एज सून एज ये जेजी सेल्स या पूरा जेजीए जक्साग्लोमेरुलर apparatus रिसीव करता है कि ये सिग्नल कि जीएफआर फॉल हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इज लो, तो वो सिक्रीट करता है इस इनएक्टिव रेनिन को इनटू एक्टिव रेनिन। रेनिन बिहेव करता है एज एन एंजाइम, बट ये रिलीज होता है इनटू द ब्लड, और ब्लड में रिलीज होने के बाद पूरा ये मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल एंजाइम। तो दिस हार्मोनल एंजाइम देन स्टार्ट्स द एक्शन ऑफ रास मैकेनिज्म। तो रास मैकेनिज्म में आर स्टैंड्स फॉर रेनिन। उसके बाद क्या होता है वो आपको समझना है, जिससे अल्टीमेटली जीएफआर जो फॉल हुआ है उसको इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे लाया जाएगा। सो बेसिकली रास मैकेनिज्म का रोल क्या है? रास मैकेनिज्म हेल्प्स to increase the glomerular filtration rate by increasing the blood pressure. It increases the blood pressure towards the glomerulus और उसकी वजह से और glomerular filtration वगैरह होगा। तो ये रास मैकेनिज्म का रोल है। तो फिलहाल ये बेसिक मैंने जेजी apparatus के बारे में डिस्कस किया, कुछ डाउट्स रहेगा तो बाद में ले लेते हैं। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो है ऑफ द हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस जो है इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। न्यूरल सिस्टम के साथ साथ इसका एंडोक्राइन रोल भी है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर माना जाता है। और हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स चेंजेस इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स डिटेक्ट करेंगे। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। द ऑस्मो रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड whenever there is fall in volume of body fluids। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड हो, लिम्फ हो, तो बॉडी फ्लूइड्स में जब भी वाटर लेवल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वाटर लेवल डिक्रीज हो गया मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्वेंट कम हो रहा है, या फिर क्वेश्चन में दे सकते हैं कि अगर बॉडी फ्लूइड्स हाइपरटोनिक होंगे तभी एक्टिवेट होगा, हाइपोटोनिक होगा तो नहीं, हाइपरटोनिक होगा तभी ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स देन सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज ADH, और ये सिक्रीटेड ADH स्टोर किया जाता है इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पहले से ही ऐसा हो सकता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH स्टोर्ड है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा थ्रू द ऑस्मो रिसेप्टर्स, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाद में रिलीज कर देगा ADH, और ये ADH जो रिलीज हुआ है वो एक्ट करता है ऑन द DCT, और DCT में इंक्रीजेस परमिएबिलिटी। DCT का इंक्रीजेस परमिएबिलिटी जिसकी वजह से होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जैसे ही होगा तो जाके जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कम हो गया था दैट इज रिस्टोर्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड जो कम हो गया था उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो सकता है, तो रिस्टोर किया जाएगा। तो ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया मतलब ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये भी ADH भी इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर करने का काम कर रहा है। तो रास मैकेनिज्म एंड ADH बोथ वर्क टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF क्या करता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और आपको ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि इस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो ADH की मदद से हुआ है इसको हम लोग बोल लेते हैं फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, या फिर इसको बोला जाता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन इसको नाम दिया गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो हुआ है ये हाइपोथैलेमस की मदद से हुआ है और ADH की मदद से हुआ है। ADH का और एक नाम भी आपको याद रखना है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्योंकि वेजो मतलब ब्लड वेसल्स को, प्रेस मतलब कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो दैट आल्सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर।
तो ब्लड प्रेशर उसकी वजह से भी इंक्रीज हो रहा है। तो दो अलग मैकेनिज्म है, एक वाटर बॉडी फ्लूइड्स में इंक्रीज करके, वॉल्यूम इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर बढ़ा है, और दूसरा बाय एक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन। तो दो तरह से एक्शन किए, तो दो रोल हो गए। तीसरा रोल जो है दैट इज ऑफ एएनएफ। एएनएफ का फुल फॉर्म है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसमें नाम से पता चलता है एट्रिया, एट्रियम मेनली प्रेजेंट होता है हार्ट, तो हार्ट भी एक हार्मोन को रिलीज कर रहा है। तो हार्ट जिसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन सिर्फ समझते हैं, वो भी एक हार्मोन को रिलीज करता है। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन, हार्ट भी। तो ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज क्यों होता है? व्हेनेवर ब्लड प्रेशर इज हाई, अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा, सो ये ब्लड प्रेशर हार्ट के चेंबर्स में भी आएगा। सो ऐसा हाई अमाउंट ऑफ जब भी ब्लड प्रेशर होता है, तो हार्ट के एट्रिया ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सो व्हेनेवर ब्लड प्रेशर इज हाई, एएनएफ इज सिक्रेटेड बाय द एट्रियल वॉल, और ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होके काम करते हैं ऑन द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स पे काम करके करते हैं वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन मतलब, वेजो मतलब ब्लड वेसल, डायलेट करना मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज करना, डायमीटर इंक्रीजेस। तो ब्लड वेसल का डायमीटर जैसे इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस कॉजेस डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सो व्हेनेवर ब्लड प्रेशर इज हाई, एएनएफ इज सिक्रेटेड बाय द हार्ट टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो आपको समझना ये है कि दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे, बट एक ऐसा भी मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने के लिए। अभी ये फाइनली आपको कॉन्सेप्ट सभी को, फ्यूचर डॉक्टर्स को समझना है। ब्लड प्रेशर को दो चीजें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब नॉर्मल से नहीं बढ़ा रहा है। सिंस वो प्रेशर डिक्रीज हो गया था, तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड मैकेनिज्म इंक्रीज कर रहा है। एएनएफ ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मतलब नॉर्मल से कम नहीं कर रहा है, सिंस ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो गया था, इसीलिए उसको डिक्रीज किया और नॉर्मल पे लाया जा रहा है। सो अल्टीमेटली तीनों मैकेनिज्म होम्योस्टैसिस मेंटेन कर रहे हैं, होम्योस्टैसिस ऑफ दिस ब्लड प्रेशर के, कांस्टेंट ब्लड प्रेशर रहे, क्योंकि ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी तो किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे, फिल्ट्रेशन हो, रीअब्जॉर्प्शन हो, ट्यूबुलर सिक्रेशन हो। तो दो, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज करने के लिए और नॉर्मल पे लाने के लिए, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज करने के लिए। तो बॉडी के पास नेचुरल मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। लास्ट एक बात, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर में मोस्ट ऑफ द बुक्स में सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस किया कि वो वेजोडाइलेशन करता है, बट इसका और एक नाम है नाट्रियूरेसिस। नाट्रियूरेसिस मतलब ये करता है सोडियम का एक्सक्रीशन भी। तो ये अलाउ करता है कि ब्लड के थ्रू किडनीज में से सोडियम का एक्सक्रीशन हो। और हम लोग ने कांस्टेंट पढ़ा है कि सोडियम अगर एब्जॉर्ब होगा, साथ में पानी भी आएगा, सोडियम अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो वाटर भी जाएगा साथ में। तो सोडियम एक्सक्रीशन के साथ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट। सो वाटर लॉस होगा तो बॉडी फ्लूइड्स में वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज ही होगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हम लोग को ब्लड प्रेशर सिंस हाई हो गया था तो उसको डिक्रीज करना था, तो ये सोडियम एक्सक्रीशन करके भी करता है। इसके लिए उसको बोलते हैं नाट्रियूरेसिस। नाट्री मतलब सोडियम, यूरेसिस मतलब यूरिन के साथ उसका एक्सक्रीशन करना, और साथ में वाटर लॉस भी होगा। तो ये तीन मैकेनिज्म है फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस।